दोस्तों, आज की हमारी स्टोरी है बुक जंगल मिस्ट्रीज से, जो कि लिखी है अनिमेश गोवर्धन ने, असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। स्टोरी का नाम है द टस्कर्स ऑफ जशपुर। अब अनिमेश जी लिखते हैं कि जो पिछली बार इन्होंने शिकारियों को पकड़ा था, तो मेरे बॉसेस ने समझा कि मैं एक बुल की तरह से भाग रहा हूं, मेरे ऊपर नकेल कसनी चाहिए। तो मुझे डंप कर दिया गया रायपुर के हेडक्वार्टर्स में, जहां ज्यादा कुछ करने के लिए था नहीं। और जो मुझे बॉस दिए गए, उनका भी क्या कहना। वो गिलास में पानी भी नहीं डालते थे जब तक वो अर्दली को ना बुला लें। जब उनको ETS यानी एलिफेंट ट्रैकिंग सिस्टम पर एक रिपोर्ट बनाने के लिए बोला गया, तो उन्होंने वो भार मेरे कंधों पर डाल दिया और मुझे भेज दिया गया साजा पानी की तरफ, जो कि एक तरह से काला पानी था। साजा पानी एक छोटा सा गांव था कुंकुरी के पास, जशपुर डिस्ट्रिक्ट में। ये पूरी तरह से लैंडलॉक्ड गांव था, चारों तरफ से पहाड़ियां ही पहाड़ियां। मैंने रायपुर से अपनी जर्नी स्टार्ट की एक जिप्सी में। अक्टूबर का महीना था। मेरे ड्राइवर का नाम था पटेल। वो कभी भी सीधा नहीं चल पाता था। वैसे उसे कुछ बीमारी भी थी, लेकिन वो हमेशा नशे में धुत रहता था। लेकिन उसकी खास बात यह थी कि गाड़ी इतने सधे हुए तरीके से चलाता था जैसे कि शोफर ड्रिवन कार हो। मैंने पटेल से बोला था कि तुम इतनी शराब पी रहे हो, ये तुम्हारे लिए जहर है, अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। और पटेल ने जवाब दिया था, साहब, अगर शराब नहीं पीऊंगा तो मर जाऊंगा, या मैं गाड़ी सही तरीके से नहीं चला पाऊंगा। और मुझे याद आया, एक बार उसने पी नहीं थी तो बैलगाड़ी में गाड़ी ठोक दी थी। हम मरते मरते बचे थे। हमें 10 घंटे लगे जशपुर पहुंचने के लिए। वहां मैंने रात को विश्राम किया और अगले दिन फिर आगे अपनी जर्नी कंटिन्यू की। वैसे मैं साजा पानी 1 घंटे में पहुंच जाता अगर रोड होती, लेकिन मॉनसून में वो रोड बह जाती थी और उसके बाद बंद कर दी जाती थी मेंटेनेंस के नाम पर। और मॉनसून से लेके अप्रैल तक मेंटेनेंस चलता ही रहता था। अब क्या मेंटेनेंस होता था नहीं मालूम। अब मुझे उन पहाड़ों पर गाड़ी चढ़ानी थी, जिन पहाड़ियों का जिक्र मैंने अभी किया था। और मुझे लगता है भगवान ने सिंपल, इजी और नॉर्मल ये शब्द मेरी जिंदगी में डाले ही नहीं है। तो मैंने पटेल से बोला, गाड़ी मैं चलाऊंगा, क्योंकि मुझे अपनी जिंदगी को खतरे में नहीं डालना था। गाड़ी 4 व्हील ड्राइव थी, उसके बावजूद एक एक इंच गाड़ी को चलाना मुश्किल हो रहा था। जगह जगह बड़े बड़े पत्थर थे, बोल्डर थे, और लग रहा था कि टायर अब फटा कि तब फटा। अब जब मैं समिट पे पहुंच गया, यानी कि पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया, वहां से मुझे गांव नजर आने लगे और लोग इतने छोटे लग रहे थे जैसे चींटियां चल रही हों। वहां पक्के मकान नहीं दिख रहे थे, माचिस की डिब्बियों की तरह छोटे छोटे मिट्टी के मकान थे। और ऐसा लग रहा था कि अभी भी आधुनिकता तो यहां पर पहुंची ही नहीं है। उतरना और ज्यादा खतरनाक था। एक्सीलेटर पर मैं पैर रख भी नहीं रहा था। गाड़ी भाग रही थी, बीप बीप की साउंड आ रही थी कि गाड़ी स्लो करो। बार बार ब्रेक दबाने पर भी गाड़ी मुश्किल से ही स्लो हो रही थी। गाड़ी ऐसा लग रहा था उड़ रही है। पहले तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, एडवेंचर फील हो रहा था, लेकिन बाद में डर भी लग रहा था और लग रहा था जल्दी से नीचे पहुंचूं तो ये एडवेंचर खत्म हो। अब उसके बाद मैं पहुंच गया गांव साजा पानी। अब मुझे तैयार करनी थी रिपोर्ट हाथियों के बारे में, यानी कि ETS। ये एक सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम है और इससे हाथियों की मूवमेंट पे नजर रखी जाती है, जो रोग एलिफेंट होते हैं, यानी कि दुष्ट हाथी। पिछले कई सालों में माइनिंग, जंगल की कटाई की वजह से हाथियों का रास्ता और हाथियों का जंगल काफी कम हो गया है। इस वजह से यहाँ के हाथी दूसरे जिले सरगुजा, जशपुर और सूरजपुर के जंगलों में जाने लगे हैं, अपने लिए नए आशियाने की तलाश में। इस इलाके में बहुत सारे ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो रहे थे और इसके लिए यह रिपोर्ट तैयार की जानी थी। लेकिन मुझे लगता नहीं था कि इस रिपोर्ट का कोई ग्राउंड रियलिटी में असर होने वाला है। सबसे पहले मुझे अपने रहने का इंतजाम करना था
और मुझे ढूंढना था ऐसा मकान जिसमें टॉयलेट हो फ्लश के साथ। लेकिन स्वच्छ भारत अभियान का इस गांव में कोई असर नहीं हुआ था। मुझे नेचर्स कॉल के लिए जंगल में ही जाना होता था। अब जब मैं सुबह नेचर्स कॉल के लिए गया, अपनी पैंट उतार ही रहा था कि मुझे एक सीटी की आवाज सुनाई दी। मैंने चारों तरफ देखा, कोई था नहीं। फिर मैं बैठने की तैयारी में था, तभी आवाज आई, जहां हो वहीं रहो। अब जिस तरफ से आवाज आई थी, मैंने उस तरफ बढ़ने की कोशिश की तो एक बच्चे की आवाज आई, जरा सा भी हिलना मत। और फिर उसने एक पत्थर उठा के मेरी तरफ फेंका। पत्थर निशाने पर लगा नहीं, थड़ की आवाज के साथ मेरे पास में गिर गया। तो मैंने उस बच्चे से कहा, क्या यही तुम्हारा निशाना है कि इससे भी बेहतर तुम्हें कुछ आता है? बच्चा बोला, मेरा हर वार बेशकीमती है। मैं चाहता तो आपके सर को निशाना बना सकता था, लेकिन अभी तो मैंने आपकी जान बचाई है। जरा पीछे मुड़ के देखो। मैंने मुड़ के देखा तो पीछे बहुत बड़ा सांप था। उस बच्चे ने वो पत्थर सांप को डराने के लिए मारा था। मैंने कहा, मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। तुम्हारा निशाना तो बहुत सटीक है, सीधा सांप पर लगा। तुम्हारा नाम क्या है? उसने बोला, अर्जुन। तो इसका मतलब तुम अगले अभिनव बिंद्रा बनना चाहते हो भारत के? नहीं, मैं फॉरेस्ट ऑफिसर बनना चाहता हूं और जो सिस्टम खराब है उसको ठीक करना चाहता हूं। मैंने पूछा, तुमने ये क्यों कहा कि सिस्टम खराब है? क्या तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है? क्योंकि उसने मेरे डिपार्टमेंट के बारे में बोला था। आप लोग ठीक से काम नहीं करते। हाथियों ने हमारा खेत बर्बाद कर दिया, लेकिन अभी तक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कुछ किया नहीं। तो मैंने कहा, मैं माफी चाहता हूं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि मैं बाकी लोगों की तरह से नहीं हूं। अगर मैं यहां पर हूं तो परिस्थितियां बदल जाएंगी। वो लड़का बोला कि आपकी बातों से लगता है कि आप अच्छे आदमी हैं, लेकिन पता नहीं जब समय आएगा तो आप काम कर पाओगे कि नहीं। जब मैं जंगल से निकल के बाहर आया तो मिस्टर चौबे मेरी आंखों के सामने खड़े थे। वो ईटीएस यानी एलिफेंट ट्रैकिंग सिस्टम के इंचार्ज थे। वो बोले, सर, मुझे पता था आप थके होंगे तो मैं आपके लिए चाय लाया हूं। मुझे लगा उन्हें मालूम है कि मैं रिपोर्ट बनाने आया हूं, तो वो चाहते हैं मैं ऐसी रिपोर्ट बना दूं जो उनके फेवर की हो। मैंने कहा, चाय की कोई जरूरत नहीं। मैं उनके द्वारा लाई गई कोई चाय नहीं पीना चाहता था, क्योंकि उनके बारे में सुना था कि सबसे ज्यादा नटोरियस डिप्टी रेंजर हैं वो। स्थिति ये थी कि जब भी कहीं पर इनकम टैक्स का छापा पड़ता था और जो संपत्ति निकलती थी उसकी लोग तुलना मिस्टर चौबे से करते थे। दोस्तों, यहां पर मैं बता दूं कि जो नाम मेंशन हो रहे हैं, राइटर ने बुक में पहले ही लिख दिया है कि नाम किसी के भी असली नहीं है। अगर किसी का नाम किस्मत से मेल खा जाए तो यह सिर्फ एक संयोग है। इस बुक के डिस्क्लेमर में लिखा है, ऑल द नेम्स, कैरेक्टर्स, बिजनेसेस, प्लेसेस, इवेंट्स एंड इंसिडेंट्स in this book either the product of author's imagination or used in fictitious manner. Any resemblance to actual persons, living or dead, or actual events is purely coincidental. और मुझे लग रहा था कि इस तरह के भ्रष्ट अफसर हैं जिसकी वजह से बच्चे भी सारे अफसरों को वैसा ही समझते हैं। मैंने कहा, सीधे उस चैम्बर के अंदर चलिए जहां पर ईटीएस सिस्टम है, क्योंकि मैं चेक करना चाहता था कि वो सिस्टम कैसा काम कर रहा है। और मुझे मालूम था कि वो सही काम नहीं कर रहा होगा, क्योंकि आदमी सही नहीं है जो उसे हैंडल कर रहा है। और मैं उसे ग्रेवयार्ड बना देना चाहता था उस भ्रष्ट अधिकारी की। जब मैं उस चैम्बर की तरफ बढ़ रहा था तो मेरा फोन वाइब्रेट करने लगा। फोन उठाया, मेरे बॉस का फोन था और उन्होंने बोला, अनिमेश, तुम केवल रिपोर्ट बनाने गए हो, किसी तरह की कोई कार्रवाई करने नहीं, और कोई लाल झंडे मत फहराने लगना। मैंने कहा, यस सर। मैं समझ गया था कि मिस्टर चौबे ऊपर के अधिकारियों के द्वारा संरक्षित है। अब जब मैं ईटीएस चैम्बर में पहुंचा तो मुझे मालूम चला पूरे गांव में केवल एक ही कमरा है जो कि ईंटों से बना है। और जब कमरे के अंदर गया, 2 कंप्यूटर थे यानी डेस्कटॉप, उनमें धूल जमी थी, आसपास मकड़ी के जाले लगे थे। अब मैंने चौबे को डांटा कि तुमने सारी चीजों का सत्यानाश कर रखा है।
अच्छा खासा फंड आता है इन चीजों को चलाने के लिए, लेकिन तुम उस फंड का इस्तेमाल यहां पर तो करते नहीं हो। बदले में वो केवल मुस्कुराया, और अगर मेरे बॉस ने फोन ना किया होता तो मैं इस फॉरेस्टर को सबक सिखा देता, लेकिन मेरे हाथ बंधे हुए थे। जब मैं उसे डांट रहा था तभी एक छोटे कद का आदमी कमरे में दाखिल हुआ। वो पूरी तरह से पसीने से भीगा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि वो कहना चाहता है कि दुनिया खत्म होने वाली है, लेकिन उसे शब्द नहीं मिल रहे ये बोलने के लिए। बस वो इतना ही बोल पाया, वो इधर आ रहे हैं। मैंने उसे शांत किया, पीने के लिए पानी दिया। मैंने कहा आराम से बोलो। फिर भी वो बोल नहीं पा रहा था, तो मैंने चौबे से बोला कि ये कहना क्या चाहता है। चौबे ने बोला, सर ये हलवाई है और ये उन लोगों में से एक है जिसे निगाह रखने के लिए बोला गया है हाथियों की मूवमेंट पर। तो मैंने उससे पूछा, क्या हाथी इधर आ रहे हैं, टस्कर आ रहे हैं? वो बोला हाँ। चौबे ने कहा, सर जब से मेरी यहाँ पर पोस्टिंग है आज तक यहाँ पर हाथी नहीं आए, अब क्या आएंगे? अब भूकंप आने के पहले जो हल्का हल्का कंपन होता है वैसा कंपन होना शुरू हो गया था, क्योंकि अगर टस्कर आपकी तरफ आता है तो इसी तरह का कंपन होता है। अब मैंने चौबे के चेहरे की तरफ देखा। चौबे की आंखों में डर था। अब बिना एक शब्द बोले चौबे कमरे से बाहर भाग गया। हाथियों की चिंगाड़ सुनाई देने लगी थी। अब विंडो से मैंने बाहर देखा, हाथी सीधा हमारी तरफ आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कोई सुनामी आ रही है, और मैंने भगवान से प्रार्थना करनी शुरू कर दी कि हे भगवान रक्षा करो। हालांकि इसके पहले मैं इतना धार्मिक इंसान था नहीं। अब 5 टन का हाथी जब दौड़ता है तो जमीन पर कंपन होती है, और ये सामने आने वाले किसी भी घर, किसी भी बिल्डिंग को धराशायी कर देता है। अब मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं टेबल के नीचे छिप गया। तभी ऐसा लगा कि कुछ गिरा है जोरदार तरीके से। अब मैं कोशिश कर रहा था कि टेबल के नीचे से निकल के कहीं बाहर जाने का सोचूं, तभी टेबल के ऊपर कुछ जोरदार गिरा। मेरे सर पर टेबल की धमक आई। बड़ी बड़ी ईंटें और कुछ रॉड गिर गई थी टेबल के ऊपर। जब धूल शांत हुई मैं टेबल के बाहर आया। बाहर निकल के देखा, हाथी एक ट्रेन की तरह से आगे जा रहे थे। आगे थे उन गरीबों के घर जो मिट्टी से बने थे, वो तो टिकने वाले थे ही नहीं। अब उनके जानवर यहां वहां भाग रहे थे। गांव वाले भी कुछ उसी तरह से भाग रहे थे जैसे कि मधुमक्खी भागती हैं जब उनका छत्ता तोड़ा जाता है। मैंने देखा एक गरीब गांव वाले को हाथी दौड़ा रहा है। मैं मदद करना चाहता था, लेकिन मेरी एक भी मांसपेशी हिलने के लिए तैयार नहीं थी। मैं इतना डर गया था। देखते ही देखते हाथी ने अपनी सूंड से उस आदमी को हवा में उछाल दिया, और उनका ये आतंक देखकर मैं स्तब्ध था। और दूसरी तरफ चौबे, जिसे कि दंड मिलना चाहिए था, क्योंकि ये सब उसकी वजह से ही हुआ था, क्योंकि उसने ट्रैक नहीं किए थे हाथी। वो आराम से एक पीपल के पेड़ की मोटी डाल पर बैठ के वहां से नजारे ले रहा था। अब गांव वालों की सारी फसल बर्बाद कर दी हाथियों ने। वो तो एक साहसी गांव वाला था। उसने पटाखे फोड़े और पटाखों की आवाज से हाथी दूसरी तरफ चले गए। अब सारे गांव वाले एक दूसरे को, अपने परिवारजनों को ढूंढ रहे थे। जब मैं दौड़कर वहां पहुंचा तो हलवाई एक बच्चे को गोदी में उठा के खड़ा था। बच्चा हिलडुल नहीं रहा था। उसकी आंखें कुछ ऐसा बयान कर रही थी जैसे कि एक बाप ने अपने बच्चे को खो दिया हो। और मैंने उस बच्चे का चेहरा देखा। वो अर्जुन था। घर की छत अर्जुन के सर पर गिर गई थी। अब उस हलवाई ने क्या पाप किया था, गांव वालों ने क्या पाप किए थे, और उस छोटे से बच्चे अर्जुन ने क्या पाप किए थे जो बड़ा होकर फॉरेस्ट ऑफिसर बनना चाहता था। अगर चौबे ने अपना काम ठीक से किया होता और वो ईटीएस सिस्टम सही तरीके से काम कर रहा होता तो हाथियों के आने की बहुत पहले से सूचना मिल जाती। अब गांव वालों ने अपने घर दोबारा बनाने शुरू किए। वो शांत दिख रहे थे, लेकिन वो शांत थे नहीं। उनके भीतर एक ज्वालामुखी धधक रहा था। वो न्याय चाहते थे। अब मैंने वहां रहते हुए ईटीएस सिस्टम को ठीक करने की कोशिश की। चौबे पेड लीव पर चला गया था, क्योंकि उसे ऊपर से प्रोटेक्शन प्राप्त था। मैं उसकी फैलाई हुई गंदगी को साफ कर रहा था। मैं सो रहा था। मेरे कानों में आवाज आई, सर उठिए, जंगल में आग लग गई है। जब मैंने बाहर निकल के देखा, दूर से आग जलती हुई नजर आ रही थी। अब वो आग बढ़ती ही जा रही थी।
क्योंकि आग को मिल रहा था हवा का साथ। मैंने रेंजर को कॉल किया, डीएफओ को कॉल किया कि जल्दी मदद भेजिए, लेकिन जिस तरह की पहाड़ी को क्रॉस करके आना था, मदद टाइम पर आ जाए ये संभव था नहीं। अब अगर मैंने कोई एक्शन ना लिया तो आग पूरे जंगल को जला देगी और उसके बाद गांव को भी जला देगी। तो मैंने डिसाइड किया कि काउंटर फायर लगाया जाए। काउंटर फायर वो तरीका होता है जब आग को रोकने के लिए दूसरी आग लगाई जाती है, ताकि वो आग बढ़ती बढ़ती आए और उसे नया चारा, उसे जलने के लिए नई चीज ना मिले, क्योंकि दूसरी आग ने पहले ही सब कुछ जला दिया है, तो वो आगे नहीं बढ़ती है। और जो आग लगाई जाती है काउंटर फायर में, वो आदमियों के द्वारा मैनेज होती है। अब हम लोगों ने कंबल ओढ़े और काउंटर आग लगा दी। ऐसी गर्मी थी कि लग रहा था कि मैं जल रहा हूं या गरम गरम तेल किसी ने मेरी बॉडी पर फेंक दिया है। जंगली जानवरों के चीखने की आवाज आ रही थी, क्योंकि उनके घर में, उनके आशियाने में आग लग चुकी थी। अब धुएं में मुझे कुछ साफ दिख तो नहीं रहा था, लेकिन मुझे नजर आया कि एक हाथी का बच्चा बचने की कोशिश कर रहा है और उसकी माँ, जिसके के शरीर से धुआं निकल रहा था, अपने बच्चे को बचाने की कोशिश कर रही थी। अब मैं जल्दी से उस तरफ बढ़ा और वो कंबल उस हाथी के बच्चे पर लपेट दिया। लेकिन तभी मुझे कुछ टूटने की आवाज आई। एक बड़ा सा पेड़ मेरे ऊपर गिरने वाला था, लेकिन वो पेड़ हमसे कुछ इंच दूर गिरा और उसके बाद वो हाथी का बच्चा अपनी माँ के पास चला गया। जब उस बच्चे को माँ के साथ जाते हुए देखा तो मुझे बहुत शांति मिली और मुझे एहसास हुआ कि मैंने जो फॉरेस्ट ऑफिसर के रूप में काम है वो सही तरीके से किया। लेकिन जो हमने काउंटर फायर जलाई थी वो बहुत ज्यादा असरदार थी नहीं। जो आग आ रही थी उसकी लपटें बड़ी जबरदस्त थीं और गांव वाले भी अपने आसपास पानी छिड़क रहे थे कि आग से गांव को नुकसान ना हो। लेकिन तभी भगवान ने चमत्कार दिखाया। अचानक से बारिश आ गई और मुझे लगा कि भगवान भी ये दृश्य देखकर रोने लगे। और जब आग बुझ गई तो वहां का दृश्य देखकर कठोर से कठोर आदमी भी रो पड़ता। चारों तरफ पेड़ जल गए थे, पक्षियों के घोंसले जल गए थे, कितने ही जानवर जलकर मरे पड़े थे। लेकिन हलवाई थोड़ा शांत था। बोला उन हाथियों को वो सजा मिली जो उन्होंने मेरे बेटे अर्जुन के साथ किया। तो मैंने हलवाई से पूछा, इसका मतलब ये आग तुमने लगाई थी हाथियों को जलाने के लिए? वो कुछ नहीं बोला। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि उसका सर दीवार पर दे मारूं। फिर मुझे लगा कि एक बाप है जो अपने बच्चे का शोक मना रहा है। उसने अपने तरीके से बदला लिया जैसा कि वो सोच सकता था। लेकिन इस बात के लिए मैं शांत नहीं बैठ सकता था। मैंने डीएफओ को रिपोर्ट बना के भेजी कि किस तरह का अपराध किया है हलवाई ने, और वो गिरफ्तार हो गया। मेरे बॉस चाहते थे कि चौबे का नाम ना लिया जाए, लेकिन मैंने चौबे की सारी लापरवाहियों को उजागर कर दिया, जिसकी वजह से ये सारा नुकसान हुआ था। चौबे सस्पेंड हो गया, लेकिन कुछ दिनों के बाद बहाल भी हो गया। मेरे लिए साजा पानी में कोई जगह नहीं थी। साजा पानी आज भी उसी हाल में है जिस हाल में वो पहले था। जब मैं वहां से चला आया तो मेरे मन में सवाल उठते हैं, क्या हलवाई सही में गलत था, या फिर एक शोक संतप्त पिता को कुछ भी करने का अधिकार है, या फिर चौबे जैसे भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बदनाम होता है और अपना काम ठीक तरह से नहीं कर पाता, या फिर काफी हद तक इंसान भी जिम्मेदार हैं जानवरों से उनकी जगह छीनकर। मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट शुरू से रहा है, लेकिन इतना ज्यादा कभी नहीं रहा जितना अब होने लगा है। और ये आज का और आने वाले कल का सबसे बड़ा खतरा है। और अगर हम इंसानों ने मिलके हाथ नहीं बढ़ाया तो ये ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट पूरी दुनिया को खत्म कर देगा। तो दोस्तों, इस तरह से एंड हुई ये कहानी, और इसमें वही बात सामने आई जो लगातार मैं बोलता हूं कि ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता ही जाएगा। इस पे अभी से कार्रवाई करने की बहुत सख्त जरूरत है। एनिमल शिफ्टिंग, लोगों के अंदर अवेयरनेस, और जंगल को वापस डेवलप करना, जिसमें लैंटाना की कटाई बहुत जरूरी है। ये 3 काम युद्ध स्तर पर शुरू होने चाहिए, नहीं तो 4-5 साल बाद स्थिति बहुत गंभीर हो जाएगी।
तो दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।